Signature Global presents Property Guru. हेलो एंड वेलकम। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट लेकर हाजिर हैं आपका ये मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु, और जहां आपके सवाल होते हैं हमारे साथ, जिनके जवाब देते देते हम आपसे बहुत सारी बातें कर जाते हैं रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। एक सिनॉप्सिस भी लेते हैं अपने मेहमान से कि कैसा चल रहा है इस समय बाजार का हाल, और हर वो बात जो आपके लिए ज़रूरी है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई करने की कोशिश यहाँ हर हफ्ते हम करते हैं। तो ऐसा ही एक और हफ्ता आपके साथ अभी बिताएंगे, और आज ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं मोहम्मद असलम साहब, ईडी कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो शुरुआत ऐसा ही कि अब बैंक रेट्स कट हो गए हैं, एक और रेट कट आ गया है, तो ईएमआईज़ के लिए थोड़ी सुविधा बढ़ गई, और हमने देखा कि जो टॉप एंड प्रॉपर्टी है उसके सेल्स में भी थोड़ी सी लल देखने को मिल रही है, थोड़ी कमी आई है। क्या हम माने कि एक बार फिर से अब वो वक्त आ रहा है जब इंटरेस्ट रेट कम है और टॉप लेवल का मार्केट थोड़ा सा नरम हो चुका है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ या मिड इनकम हाउसिंग की तरफ फिर से लोगों का ध्यान जाएगा, बिल्डर्स का भी और खरीदारों का भी? विपिन जी, एकदम सही बताया आपने। एक्चुअली आप मेहमानों से पूछने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप इतने खुद ही इस चीज को जब आप एक सार में बताते हैं कि डिस्कशन किया उसमें सारे आंसर्स हो जाते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने कि एक्चुअली ये सच्चाई है इस टाइम जो हम सब फेस कर रहे हैं और हमारे सामने है, कि जो एक यूफोरिया था या जो भी कहिए कि एक कोविड के बाद जो एक लग्जरी सेगमेंट में एक तूफान आया था, और हर डेवलपर लग्जरी अपार्टमेंट बना रहा था। जिन्होंने अगर 2020-21 में नहीं बनाए तो उन्होंने 22 में लॉन्च किए, 23 में लॉन्च किए। और अभी हाल ये है कि लास्ट ईयर हम लोगों ने 2024 अगर मार्च फर्स्ट क्वार्टर एंड की बात करें, जो कि अभी इस साल से कंपेयर करें, तो लास्ट ईयर तो हम लोगों ने एक रिकॉर्ड ही बनाया था ऑन सेल्स में, और उसमें लग्जरी सेल्स का या हाई एंड जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें काफी कंट्रीब्यूशन था उसको। और इस साल उसमें एक्चुअली जो हमने कमी देखी है वो अराउंड, मैं कहूंगा कि 10 से 15% की कमी है उसमें, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर आप उसको कंपेयर करेंगे एज एन ओवरऑल सेल। और सबसे ज्यादा जो कमी आई है वो एक्चुअली लग्जरी में आई है, जो हाई एंड साइड है, जो आपके मिड मार्केट या मिक्स सेगमेंट या अपर मिडिल सेगमेंट की परफॉर्म कर रहे हैं, नॉट एज व्हाट दे वर जो वो कर रहे थे लास्ट ईयर में, लेकिन उतना उनको हिट नहीं हुआ है जितना एक लग्जरी सेगमेंट को हुआ है। और उसका रीजन भी यही है सर कि मतलब इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि जब चारों तरफ अगर आपके लग्जरी ही लॉन्चेस होंगे और वही मार्केट में आएगा, तो एक लिमिट है, एक टाइम है कि आप या लोगों की कैपेसिटी है कि वो कितना मार्केट कितना एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो एक सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा उसे कह सकते हैं कि पूरी तरह तो नहीं मैं बोलूंगा कि ओवर सप्लाई सिचुएशन है, बट यस, अगर लग्जरी सेगमेंट विद हायर प्राइसेस, उसके लिए जो एक आपके खरीदार हैं वो लिमिटेड हैं एक मार्केट में, तो मुझे लगता है कि उनका एक सैचुरेशन लेवल है। सो फिलहाल तो आगे का हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिलहाल तो यही सिचुएशन है कि हाँ, लग्जरी में थोड़ा सा लल है। और उसके कई एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं कि अभी पिछला पूरा महीना बहुत ही तूफान भरा रहा। मिस्टर ट्रम्प के जो भी अनाउंसमेंट आ रहे थे उससे, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या ओवरऑल सेंटिमेंट हो मार्केट के या जॉब सेक्टर के, सब हैम्पर्ड थे। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन थी, जो कि अभी भी मैं नहीं कहूंगा पूरी तरह क्लियर है, लेकिन एक पॉज है जिससे लोगों के अंदर थोड़ी सी आशा है, और जिसका रिजल्ट हम लोग एटलीस्ट जो हमारा एक इमीडिएट बैरोमीटर होता है, जो स्टॉक मार्केट होता है, वो दिखा भी रहा है। रियल एस्टेट में इसका क्या इफेक्ट आएगा वो आने वाले महीनों में पता चलेगा, बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सेकंड जो आपने बात बोली वो भी बिल्कुल ठीक है कि 2 रेट कट्स हो गए हैं। मैं कहूंगा कि वो बहुत ही टाइमली रेट कट्स हुए हैं, जी। लेकिन अब यही देखना है कि जो पिछला रेट कट हुआ था उसका कुछ इफेक्ट बैंक्स ने पास ऑन नहीं किया है। उसके वेरियस रीजन हो सकते हैं, हाई कॉस्ट ऑफ फंडिंग, एनपीएज एंड कॉशियस लैंडिंग, वो सब हो सकता है। लेकिन अभी दूसरा भी रेट कट हो गया है, तो मुझे लगता है आरबीआई अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बैंक्स अब 2 रेट कट्स के साथ थोड़ा सा उसका जो पास बैक या पास ऑन करें ग्राहक को, जो कि एक सेंटिमेंटल बूस्टर होगा, नॉट फॉर हाई एंड लग्जरी सेगमेंट के लिए, बट डेफिनेटली अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि अब बैंक वो चीजें अनाउंस करें, क्योंकि 2 रेट कट्स हो चुके हैं, तो अब वो पास ऑन करें एक आम आदमी के लिए, और इससे ओवरऑल अपनी इकोनॉमी या स्पेशली रियल एस्टेट में और रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में बहुत फायदा होगा।
तो मुझे लगता है कि अब ये टाइम आ गया है कि अभी अगर लग्जरी थोड़ा लल है तो अब जो प्ले करेगी वो आपका ये अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट करने वाली जी, राइट। तो ये इस समय रियल एस्टेट का ताना बाना है। लग्जरी सेगमेंट अब थोड़ा सा ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन विद द रेट कट्स क्या मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग और साथ में अफोर्डेबल हाउसिंग एक बार फिर से फोरफ्रंट पे आने वाली है, देखने वाली बात होगी। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। प्रशांत नाथ साहब हमारे पहले कॉलर फ्रॉम न्यू दिल्ली, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सवाल क्या पूछना चाहेंगे आज आप? हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैंने एक प्रॉपर्टी लास्ट ईयर बुक कराई थी जो आदित्य वर्ल्ड सिटी में सिटी ग्रेस के नाम से है। एक सोसाइटी है, ओके। वहाँ पे मैंने 2 BHK का फ्लैट बुक कराया था 900 स्क्वायर फीट का। वो 60 लाख में कराया था मैंने बुक, और उसका पोजीशन इस ईयर नवंबर में मिल जाएगा मेरे को। ओके। तो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में मैं जानना चाहता था कि आगे क्या चांसेस हैं उसके प्राइस बढ़ने के, या अगर मैं रेंट पे देना चाहूँ उसे तो कैसा है उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एज अ इन्वेस्टमेंट ठीक है, पर्पस। तो स्पेसिफिकली आपका प्रोजेक्ट है गाजियाबाद में, मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए बता देता हूं, और एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपको जानना है। बुकिंग वगैरह सब आपने कर दी, मतलब एक फैसला आप ले चुके हैं, राइट? तो आप पूछते हैं हम असलम साहब से। तो सर आदित्य सिटी ग्रेस 60 लाख में 900 स्क्वायर फीट का घर, और अच्छी बात है कि पोजीशन इस साल इनको मिलने वाला है। जस्ट है कि जानना चाहते हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। मुझे लगता है पहली बात तो आपके लिए ये एक चेंज टाइम्स की बात है कि आपने एनसीआर में प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी लिया लास्ट ईयर में, इस साल आपको पोजीशन भी मिल रहा है, विच डिफाइंस कि एक अच्छा टाइम चल रहा है एनसीआर मार्केट का। मुझे लगता है जो आपने प्रोजेक्ट लिया है ग्रेस में आदित्य ग्रुप का जो है, तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अपने आप में काफी फेमस है उस एरिया में, और जो डेवलपर्स हैं वो भी करीब 45-46 ईयर से रियल एस्टेट में हैं, करीब 20-25 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, 4-5 प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं, तो एक अच्छा रिनाउंड नाम है उनका। और डेफिनेटली आपने यहाँ लिया है, और जो लोकेशन है वो गाजियाबाद या गाजियाबाद जो एरिया है एनसीआर का, उसमें काफी प्रोमिनेंट है NH24 में। तो उसका बहुत फायदा होता है जो भी प्रोजेक्ट इस रोड पे है, क्योंकि जिस तरह से उस प्रोजेक्ट की अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एक्चुअली रोज ही रोज कुछ नया नया आ रहा है, चाहे वो आप रैपिड रेल की बात करें या मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात करें, तो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ इंप्रूव हो रहे हैं, जिससे कनेक्टिविटी टू अदर पार्ट्स ऑफ यूपी या फिर अदर पार्ट्स ऑफ एनसीआर की जो कनेक्टिविटी है गाजियाबाद से, वो बहुत अच्छी हो गई है। सो एक एनसीआर में जो आदमी काम करता है, जो अगर एक कमर्शियल हब में कोई काम करता है एनसीआर की किसी, या वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, या फिर गुरुग्राम हो, उसकी कनेक्टिविटी गाजियाबाद से अब काफी अच्छी हो गई है, जो कि पहले नहीं होती थी। तो उसकी की काफी डिमांड है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो एक अफोर्डेबल हाउस लेना चाहते हैं। जैसे आपने 60 लाख की वैल्यू में लिया, तो जो लोग गुरुग्राम या नोएडा में उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो डेफिनेटली आपकी तरफ ही देखेंगे या इस एरिया में देखेंगे। तो कल उठ के उसके आपको अगर रेंटल भी देना है, तो आपको एक अच्छे रेंटल मिलने की पूरी चांसेस है। और आपने प्रॉपर्टी को लिए हुए भी 1 साल हुआ है, तो मुझे लगता है अगर आप 4-5 साल रखेंगे तो पूरे एरिया का फ्यूचर काफी अच्छा दिखता है, गिवन टू इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो कनेक्टिविटी उसकी बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है आप इसे रखिए, आप अपना होराइजन कुछ 5-6 साल 7 साल का रखिए, तो आपको इसमें बहुत अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे, और अगर आपको इसमें रेंटल देना है तो डेफिनेटली आपको रेंटल्स भी अच्छे आएंगे। चलिए जी, बढ़िया है। तो सब कुछ अच्छा है, कीप योर प्रॉपर्टी, और अच्छे रेंटल्स की भी उम्मीद, और साथ में रिटर्न्स भी आपके लिए अच्छे ही जान पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे बढ़ जाते हैं तुरंत ही, गाजियाबाद से अब हमारे साथ हैं, माफ कीजिए, अगले हमारे कॉलर है मिस्टर गौरव कुमार फ्रॉम मेरठ, नॉट गाजियाबाद। गौरव जी, स्वागत है आपका। आज का सवाल रहेगा? नमस्कार सर। नमस्ते सर मैं जी। गौरव मेरठ से बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली एक एनआरआई था, 12 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया हूँ, ओके। और इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में कहीं कुछ फ्लैट या लैंडेड प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ। वेरी गुड। तो सर्किल काफी कम है, मेरा जानकार बहुत कम है, तो इसलिए ये सवाल आपसे कि मुझे आप थोड़ा सा गाइड कर पाए इस अच्छा, बारे में। थोड़ा बजट के बारे में बताइए, कितना पैसा अभी फिलहाल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? इन्वेस्ट सर 50 से 70 लाख के बीच में अगर कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाए। और क्या कन्फिगरेशन देख रहे हैं, मतलब सर, 1 2 BHK 3 BHK 2 कैसे? BHK या 3 BHK मिल जाए कहीं। ठीक है, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, और 50 से 70 लाख का बजट, ठीक है। तो गौरव साहब NRI हैं, लेकिन आप भारत आ चुके हैं सर, और एक घर खरीदना चाहते हैं। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद सब ओपन रखा है उन्होंने, 50 से 70 लाख का बजट रख रहे हैं। तो क्या अच्छी प्रॉपर्टी इन्हें मिल सकती है इस बजट में? गौरव जी, मुझे लगता है थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट रहेगा अभी आपका, क्योंकि जो प्राइजेस बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में एनसीआर में ओवरऑल, उसमें थोड़ा सा आपका बजट थोड़ा या तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा,
या आपको एक्चुअली अगर नोएडा और गुरुग्राम को तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ योर लिस्ट करना पड़ेगा। फरीदाबाद में भी आपको थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि किस एरिया में आपको उस प्राइस में आपको 2 BHK तक शायद मिल जाए, क्योंकि प्राइसेस अभी फरीदाबाद में एक टाइम में अगर आप 2020-21 के देखते थे तो अच्छा आपको वहां पे प्रॉपर्टी मिल सकता था, लेकिन अभी वहां भी प्राइसेस बढ़ गए हैं। ओवरऑल एनसीआर काफी अच्छा कर रहा है, इसके लिए प्राइजेस या इन्वेंट्री वहां पे काफी अच्छी तरह लैप अप हो रही है। क्योंकि आपने बताया कि आप मेरठ से हैं, तो मेरठ अपने आप में अभी काफी काफी एक्चुअली हॉट डेस्टिनेशन होता जा रहा है, मतलब आप उसकी तरफ भी देख सकते हैं। स्पेशली जो मेरठ का आउटस्कर्ट्स का एरिया है, परतापुर के अराउंड, वहाँ जो नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, अगर आप वहां पे ध्यान दें तो शायद आपको वहां पे भी विद इन योर बजट बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। क्योंकि मेरठ का अपने आप में, जैसे अभी इस सवाल से पहले हम बात कर रहे थे, जो रैपिड रेल और मेट्रो प्लस आपका एक्सप्रेसवे जो बन गया है, उससे कनेक्टिविटी एनसीआर के दूसरे जो इलाके हैं उनसे बहुत अच्छी हो गई है। तो मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन ये रहेगा कि अगर आप उस एरिया में देखें तो आपका मनपसंद योर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको आपको फ्लैट भी मिल जाएगा विद इन योर बजट। और उसके बाद उसका, क्योंकि आप मेरठ के हैं, आप उसे अच्छी तरह मॉनिटर भी कर सकेंगे। और थर्डली वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके अप्रिसिएशन के चांसेस अगर मेरे व्यू में फरीदाबाद से ज्यादा होगा विद इन योर बजट। तो मुझे लगता है क्योंकि फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा में ऑलरेडी प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, तो वहां से प्राइसेस का आगे बढ़ना इतना ज्यादा ऑर्गेनिक नहीं होगा जितना आपका मेरठ में आपको मिल सकेगा। तो जो मैंने आपको बताया कि जो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे, उसमें जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर आप वहां ध्यान देंगे तो हो सकता है वहां पे भी आपको विद इन योर बजट और एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। चलिए जी, तो गौरव साहब, उम्मीद करते हैं कि ये जवाब जो है असलम साहब की जो सलाह है आपको आपको काम आएगी। फिर भी अब चूंकि लंबा काम होता है प्रॉपर्टी को सर्च करना और आपने 2-3 एरिया खुले रखे हैं, जस्ट स्टार्ट विद दिस थिंग। अगर फिर आपको लगता है कि थोड़ा और आपको गाइडेंस चाहिए तो एनी टाइम यू कैन राइट टू अस, हम आपका जवाब देने में खुशी महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हैं हमारे साथ मिस्टर अंकुर, और आप हमें कॉल कर रहे हैं अहमदाबाद से। अंकुर त्रिवेदी जी। अंकुर जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहेंगे। नमस्कार साहब। नमस्ते जी। मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी पलावा सिटी में, डोंबिवली ईस्ट में, जो लोधा ग्रुप का प्रोजेक्ट है वहाँ पे। ओके। 2013 में जब इनिशियल प्रोजेक्ट स्टार्टअप था, जब मैंने ली थी, और उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 60 लाख रुपए है। और आज मुझे पोजीशन मिला था 2018 में, और आफ्टर कोविड उसका अभी रीसेल प्राइस बता रहे हैं 55 लाख के आसपास का ही है। बट अभी लुकिंग टू द रीसेंट डेवलपमेंट, जो नवी मुंबई के प्रोजेक्ट, ये एयरपोर्ट जो आ रहा है और ये जो कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो क्या अभी अप्रिशिएशन एक्सपेक्टेड है या अभी उस प्रॉपर्टी से एग्जिट कर जाना चाहिए? मैंने उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही लिया था। चलिए ठीक है। पलावा के में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सप्लाई है, काफ़ी इन्वेस्टर फ्लैट्स वहाँ पर थे, तो जब शायद सप्लाई ज़्यादा, मतलब इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऐसा कई बार हो जाता है। लेकिन सही कहना है आपका कि अब वहाँ जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा इस पर, बाकी तो हमें असलम साहब बताएंगे। तो असलम सर, क्या ये रीज़न सही है कि एक समय में वहाँ काफ़ी सप्लाई आई, तो शायद उस वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी उतने रेट्स अभी लोगों को मिल नहीं रहे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही, लेकिन अब जो पूरा नवी मुंबई, या माफ़ कीजिए पूरा डोंबिवली और पूरा 3.0 और क्या क्या बातें हो रही है मुंबई को लेकर, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या इस लोकेशन को भी, डोंबिवली पलावा को भी उसका फ़ायदा मिल सकता है? मतलब इन्हें कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए, यहाँ से भाव बढ़ेगा, या फिर एग्जिट करके कुछ और देखना चाहिए? विपिन जी, मुझे एक्चुअली थोड़ा सरप्राइज हूं मैं कि 2013 में इनको 60 लाख में मिला, मतलब वो प्राइस पे भी, और दूसरा उनको अगर अभी 55 लाख मिल रहा है तो मैं उस पर काफी सरप्राइज हूँ। और क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज है कि ये रेट अभी वहां है नहीं एक्चुअली। इधर उन्होंने आपका जो एक आपकी जो एक थ्योरी है, जो आपने बोला है, एक रीजन जो है वो एक्चुअली डेफिनेटली है, क्योंकि बहुत ज्यादा सप्लाई आया था। सर 13 में 60 लाख का मिला हो, वो थोड़ा सा, हाँ, ऐसा लगता है कि उस समय इतना रेट कैसे रहा होगा। वेरी ट्रू। जी जी, एक तो वो, और एक इन्वेस्टर काफी थे प्रोजेक्ट में, और उन्होंने धनाधन बेचा भी बाद में। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आज की डेट में 55 लाख में नहीं है वहां पे रेट। मुझे लगता है कि इन्होंने अगर कुछ किसी से बात करी है, सुना है, तो आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है आपको किसी अच्छे उस एरिया के ही कंसल्टेंट को आप अगर पकड़ेंगे, या आप अगर खुद ही लोढ़ा की साइट पे जाएंगे, तो आपको सही प्राइस वहां पे पता चल जाएंगे कि जो कि 55 लाख नहीं, ये तो मैं श्योर हूँ, लेकिन आपको एक सही प्राइस मिल जाएंगे कि वहां क्या प्राइस पे माल जा रहा है।
सेकेंडली, अगर आप उस एरिया के किसी अच्छे कंसल्टेंट ब्रोकर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है वो एक आपको सही पिक्चर दे पाएंगे। क्योंकि अगर 55 लाख 60 लाख का है, आपने 60 लाख लिया है, क्योंकि ये मेरी जानकारी भी है कि वो लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है, कि इफ नॉट बहुत ज्यादा, लेकिन लोगों ने 60 लाख की प्रॉपर्टी 70-80 लाख में तो बेची है वहां पे। तो मुझे लगता है कि इस पे आपको थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। अगर आप अहमदाबाद में और खुद नहीं गए हैं जगह पे, तो मुझे लगता है आपको एक ट्रैवल करके एक विजिट कर लेना चाहिए और खुद देखना चाहिए। रही बात आपके रहने की, तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आपको इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी नहीं है कुछ सेल करने की, पहले तो आप क्लियर हो जाइए कि उसमें आपका प्राइस जो बोला गया है वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर राइट नाउ मेरा यही व्यू है। दूसरा, आप उसे होल्ड जरूर कीजिए, क्योंकि अभी वो जो पूरे एरिया का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्केल पे हो रहा है। बहुत आउटस्टैंडिंगली उसको प्लान किया जा रहा है। बहुत चीजें आ गई हैं, बहुत चीजें आनी हैं, जिसमें एयरपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उस पूरे एरिया के डेवलपमेंट का। कनेक्टिविटी जो उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं डोंबिवली या कल्याण एरियाज का टूवर्ड्स एमएमआर के दूसरे एरियाज के लिए। तो मुझे लगता है आपने एक अच्छा प्रॉपर्टी लिया, उस पर आपने अच्छा टाइम भी दिया है। इसमें थोड़ा मेहनत करके आप जरा उसकी एक्चुअल सिचुएशन पता कर लीजिए। बाकी उस एरिया का फ्यूचर काफी ब्राइट है। अगर आप उसे और होल्ड करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा। चलिए जी, तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो आप चूंकि शायद अभी हैं भी नहीं यहाँ पर और हमें गुजरात से कॉल कर रहे हैं अंकुर साहब, तो थोड़ी चीज़ें देख लीजिए प्राइस पॉइंट्स को लेकर, चीज़ों को लेकर, तो वो क्लैरिटी एक बार आ जाए तो फिर पता लगेगा। और बाकी हाँ, डेवलपमेंट काफ़ी सारे हैं, चीज़ें काफ़ी सारे हैं, वो जगह 2013 से अभी तक काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई, आगे बढ़ी। तो एक बार अगर ग्राउंड पे आके थोड़ा देख लिया, समझ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, इसी के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपके कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल होंगे हमारे साथ और उस पर बातचीत जारी रहेगी। Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु ऑन CNBC आवाज, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अब कुछ और सवाल ले लेते हैं। ईमेल है मेरे पास और ये आया है मिस्टर महेंद्र पाटिल फ्रॉम वसई। वसई मीन्स एक्सटेंडेड सबर्ब ऑफ मुंबई। तो यहाँ पर असलम साहब, इनका सवाल कुछ ऐसा है, लगभग जो हम ब्रेक से पहले जिस तरह की बात कर रहे थे उस लाइन का सवाल है कि इन्होंने एक 1 BHK लिया था 2012 में, इनको उसका पोजीशन मिला 22.5 लाख रुपए में। अब ये कह रहे हैं कि 2012 से अब तक उसका डिटेल नहीं दिया इन्होंने और अभी फोन लाइन पर भी नहीं है, लेकिन कुछ खास उसमें प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ। और इन्होंने एक और अभी निवेश किया है यशवंत स्मार्ट सिटी में 70 लाख में, और वो भी वसई में ही है, और ये दोनों ही प्रॉपर्टी का आउटलुक जानना चाहते हैं। तो इस सवाल के अंदर भी वो पहले वाले सवाल की कि एक प्रॉपर्टी आपने 2012 में ली, वो भले ही कहीं भी ली हो, लेकिन अगर आज उसके भाव नहीं बढ़े, अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि कितने नहीं बढ़े, क्या कोई कंपैरिजन नहीं है, बट जस्ट ही इज नॉट हैप्पी विद दैट। तो खैर एनीवे, क्या इनके लिए सलाह रहेगी? देखिए, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि किस बिल्डर से लिया है या किस टाइप का प्रोजेक्ट इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उसमें बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि जिन लोगों ने 2012 में प्रॉपर्टीज ली हैं और जिन लोगों ने उसे 2025 तक रखा है, तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी प्राइस अच्छे नहीं गए हों। स्पेशली 2020 के बाद तो मार्केट जिस तरह से बूम हुआ है, जिस तरह से रेडी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ी है, लोगों ने खरीदे हैं, तो मुझे लगता है ओवरऑल इंडिया में हर जगह इस चीज का फायदा हुआ है। तो आपने क्योंकि डिफाइन नहीं किया है कि आप क्यों खुश नहीं हैं, तो उस पर थोड़ा सा कमेंट करना ठीक नहीं है। दूसरा भी आपने लिया है 70 लाख, तो ये बात से मैं यही समझ सकता हूँ कि आप वसई एज एन एरिया के बारे में काफी पॉजिटिव हैं, और वही राय हमारी भी है कि एमएमआर के सारे रीजन एमएमआर, बिकॉज मुंबई में जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, जैसे हम नवी मुंबई को 3.0 बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर विद इन मुंबई भी देखेंगे, अगर आप चलिए अपने एरिया को ही देखिए, फ्रॉम बोरीवली टूवर्ड्स विरार वसई एरिया, मीरा रोड, आपका महेंद्र एंड ऑल, जिसकी जो पहले कनेक्टिविटी थी वाया ओनली रेल, वो अभी इतनी इंप्रूव हो गई है कि आपका जो दूसरे इलाकों में जाने के लिए आपको जाना है, वो काफी अच्छा इंप्रूव हो गया है। मुंबई में हमेशा से लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, तो डिमांड हमेशा से है। इस जस्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग वो सब लोग देखते हैं, तो वो भी एक पहलू है जो आप विरार वसई बेल्ट में वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको वहां पे एक अच्छे प्राइस में फ्लैट भी मिल जाते हैं। तो इसलिए
डिमांड सप्लाई का जो एक बैलेंस होता है वो हमेशा बना रहता है, तो प्राइस एकदम भी भागते नहीं हो और एकदम गिरते भी नहीं है। तो मुझे लगता है वसई एक अच्छा लोकेशन है। आपने 70 लाख का भी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड रहिए, मुंबई के बारे में जो प्लानिंग है गवर्नमेंट की वो बहुत अच्छी है। इसको एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। और जब मुंबई में आप आते हैं तो उसकी बात करते हैं तो पूरा एमएमआर की बात होती है। तो उसकी जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो आप विरार से लेके वाशी तक करें या विरार से लेके आप चर्च गेट साइड करें या किसी भी एरिया से किसी भी एरिया जाना है, उसके लिए सारा प्लानिंग हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान हो रहा है और मुंबई को एक अच्छा फ्यूचर है। तो मुझे लगता है आप किस भी एरिया में, ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो भी एमएमआर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो दे आर मतलब वो आप एक अच्छे फ्यूचर के लिए सेट हैं, क्योंकि जहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन भी होगा और अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उनको रेंटल वैल्यूज भी अच्छी मिलेंगी। तो मुझे लगता है आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए। आपका जो पहली प्रॉपर्टी है उसके लिए भी आप, जैसे हमने पिछले कॉलर को सलाह दी थी कि थोड़ा खुद जाके देखिए कि क्या प्राइस है, कहाँ कितना अप्रिसिएशन हुआ है, तो शायद उसमें भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। राइट, चलिए तो आज कुछ सवाल ऐसे ही आ रहे हैं एक ही टाइप के, जिसमें लगभग यही सारी बातें हैं। एक और सवाल आया है यहाँ पर असलम साहब, और ये कृष्णा जी का है। ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने द्रोणागिरी में अगेन एमएमआर वहाँ पर एक प्रॉपर्टी ली है, अब 2 BHK है। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट का नाम नहीं डाला इन्होंने, द्रोणागिरी नवी मुंबई लिख के छोड़ा है और पोजीशन इनको मिल गया 2021 में और इनकी बुकिंग थी 2011-12 की। 45 लाख का ये टोटल प्रॉपर्टी इनको पड़ी है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये इस प्रॉपर्टी से निकल जाए। हालांकि इन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं लिखी कि इनके दाम का कुछ इशू है या कुछ और है, और क्या इससे निकलकर अब ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में इसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं नवी मुंबई के अंदर ही। ये थोड़ा सा इनके मन में एक दुविधा है और ये उसको दूर करना चाहते हैं। उनके लिए तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि हाँ, क्योंकि अगर 2011-12 की प्रॉपर्टी है और 2021 में मिली है तो डेफिनेटली उसका जो एक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या एक कंस्ट्रक्शन का जो तरीका होगा वो डेफिनेटली पुराना होगा। और जो नए प्रोजेक्ट्स के हिसाब से जो और नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस पूरे एरिया में, आप द्रोणागिरी बात कीजिए या उसके आसपास के इलाके की बात कीजिए, नवी मुंबई इज ऑलरेडी, हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि 3.0 की तरफ बढ़ गया है, प्लान हो चुका है, एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है, रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनका सलाह या इनका ये विचार में मैं सहमत हूं कि उनको इस प्रॉपर्टी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया है उसकी एज और जो टाइमलाइन लगाया, तो आप और मैं अच्छी तरह समझते हैं कि जब प्रोजेक्ट्स ले होते हैं और बाद में वो कंप्लीट होते हैं, मतलब इसको तो ऑलमोस्ट 10 साल 11 साल लग गए बनने में, तो किस तरह से उसको लास्ट में किस तरह से बनाया जाता है। तो अगर उसमें आपको एक अच्छा प्राइस मिल रहा है जो आपने बाय किया और अच्छा मिल रहा है, तो डेफिनेटली मेरी सलाह रहेगी कि आप उसमें से निकल के आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी जो लेने का आपने सोचा है बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि ओवरऑल नवी मुंबई का अगर वो कमर्शियल वे में भी हम बात करें, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफी बूम होने वाला है, वो आपको फ्यूचर में काफी फायदा देगा और उसमें आपको अच्छे रेंटल प्लस अच्छे एप्रिसिएशन मिलने की पूरी चांसेस है। जी, चलिए कृष्ण साहब, तो एवरीथिंग इज गुड और सलाह यही है असलम जी की आपको कि आप इससे निकल जाइए और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में जैसा आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और नवी मुंबई के लिए भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं जो इस मार्केट को काफ़ी एक्साइटिंग बनाते हैं। चलिए इसी जवाब के साथ हमारे साथ अब समय समाप्त हो गया है इस हफ्ते के लिए। असलम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इनफैक्ट एक बढ़िया आउटलुक भी दिया रियल एस्टेट मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी मेहमानों का, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। आप अपने सवाल यूं ही हमें भेजते रहिए pg@moneycontrol.com पर, और थोड़ा डिटेल ज़रूर लिख दें, क्योंकि ये सवाल जब हम भेजते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास तो उन्हें आपकी डिटेल चाहिए होती है। अपना फ़ोन नंबर भी ज़रूर डालिएगा, मान लीजिए कोई और जानकारी की ज़रूरत है तो वो हम आपसे ले लेंगे। कोशिश यही होगी कि आपकी क्वेरी का अच्छे से अच्छा सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई हम कर पाएँ। तो चलिए इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, नमस्कार। Signature